नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के, और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे सवाल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन इसको अगर स्किप करके हम आगे बढ़ जाएं तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब हम पढ़ाई करेंगे और चर्चा करेंगे तो वहाँ परेशानी होगी। और दूसरा, ये सब्जेक्ट एक ऐसा चीज़ है, इसको आप इग्नोर करके बढ़ ही नहीं सकते। इस सब्जेक्ट की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। कई बार आगे के ग्रामर की जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये टर्मिनोलॉजी का प्रयोग बार बार होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये भी हमें जानना पड़ता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बल्कि ये वो दो ऐसे एलिमेंट हैं, इस दो एलिमेंट को इग्नोर करके तो हम सेंटेंस समझ ही नहीं सकते। दरअसल ये सेंटेंस का ही एक्सप्लेनेशन है, उसका डिटेल्ड ऑपरेशन है एक तरीके से इसमें। तो हम आज इस ऑपरेशन को जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंत में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट में अगर आप स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वैसे मेरा प्रयास होता है कि वीडियो छोटा बनाऊँ, पर ज़्यादातर विद्यार्थी, अभिभावक और दर्शकों का ये एक आग्रह होता है कि सर समय पर ध्यान न दें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मेरा भी ध्यान उसी पर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में समय का मुझे भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कितना समय का वीडियो हो गया। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम इस पर बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, इसको समझने के लिए हम ऐसे शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंगो इज स्वीट। अब आप देखिए, हम कोई भी जो बात करते हैं ना, तो वो बात करने का कुछ उद्देश्य होता है। ये एक सेंटेंस है, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आपके सामने तो ये एक सेंटेंस है। और अंग्रेजी में या हिंदी में कोई भी सेंटेंस हो, इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इन दो एसेंशियल एलिमेंट्स में से किसी एक को इग्नोर करके और हम सेंटेंस की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला होता क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। These two are the essential elements of a subject. Without these two elements, we cannot think about the construction of a sentence. हम एक वाक्य की रचना के विषय में सोच ही नहीं सकते। और वाक्य आखिर है क्या? What is sentence? हमने एक सिंपल डिफिनेशन बनाया था, a meaningful group of words इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा 1, 2, 3, यहाँ 3 वर्ड्स का ये एक सेंटेंस है छोटा सा। लेकिन वाक्य का फंक्शन क्या होता, क्या वाक्य के माध्यम से हम करते क्या है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, अपनी बातों को। अब कोई भी जो हम वाक्य बोलते हैं या सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे सेंटेंस में एक नेमिंग पार्ट होता है और एक सेइंग पार्ट होता है। यहां नेमिंग पार्ट से मतलब केवल नाउन से नहीं है। नेमिंग पार्ट को नाउन भी कहा जाता है। नाउन और इक्विवेलेंट नाउन हो सकता है, वह संज्ञा या संज्ञा पद हो सकता है, संज्ञा के जैसे इक्विवेलेंट नाउन हो सकता है। पर यहां समझने वाली बात यह है कि मैंगो इज स्वीट, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? We are talking about what is the subject of our topic. इस सेंटेंस में बात करने का उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में, जैसे ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है, इसको हिंदी में हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं, उद्देश्य भी कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य भी कहते हैं। मान लिया आप कहीं किसी प्रयोजन से जाते हैं, कई बार पूछा जाता है आपके
इस काम करने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो ये बात आपने जो लिखी मैंगो इज स्वीट, ये बात करने का उद्देश्य क्या है आपका, इस बात को कहने का उद्देश्य क्या है। मतलब बड़ा कॉमन सेंस है कि मैं आम के बारे में बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगो, और जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाए, सेंटेंस में जिसके विषय में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। यहां सब्जेक्ट का अर्थ एक और अर्थ होता है कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। इसी सब्जेक्ट का एक और अर्थ होता है कर्ता, इस कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। यहां सेंस वो, अभी हम इस चीज को बाद में अगले आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसको हम साइड में रखते हैं, अभी इसको हम छोड़ते हैं। लेकिन मतलब ये भी होता है, जानेंगे, ज्यादातर अर्थ यही होता है। लेकिन अभी हम उद्देश्य के बारे में, तो मैंगो इज स्वीट जो हमने लिखा, यहां इस बात का एक चीज आप जानिए कि ये इस वाक्य में हम लोग मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं वही नेमिंग पार्ट कहलाता है, और उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट का सेंस हुआ। अगर अब सब्जेक्ट के बारे में, तो एक छोटा सा मैं डिफिनीशन अगर मुझे सब्जेक्ट का देना हो, तो मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है दैट अबाउट which something is said is called the subject। जिसके विषय में बात हम करते हैं वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यानी सेंटेंस में हम बात जब करने चलते हैं तो किसी न किसी के बारे में कोई बात ही करेंगे, कुछ तो कहेंगे, तो जिसके विषय में हम बात करेंगे वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपने यहां देखा मैंगो इज स्वीट, इस सेंटेंस का हमारा बात करने का जो उद्देश्य है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैंगो है। हम यहां मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां हमने जो ये क्रॉस किया इसके लिए किया कि ये सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है प्रेडिकेट के बारे में। व्हाट इज प्रेडिकेट? अब देखिए, मैंने मैंगो के बारे में बात किया तो मैंगो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसी को हम बढ़ते हैं आगे। मैंगो के बारे में बात क्या कर रहे हैं? मैंगो क्या है? आम मीठा है। तो हमने बात किया आम के बारे में, इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में, आम के बारे में बात क्या हमने बताई कि वह कैसा है, वह क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है? मीठा है। तो ये इज स्वीट जो हो गया, ये इज स्वीट इसी मैंगो के बारे में कही गई बात है। आम के बारे में क्या बात हुई? ये कैसा है? इज स्वीट, ये मीठा है। तो इसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो मैंने यहां स्मॉल करके यहां एस लिखा और ये हुआ प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और इसको अंग्रेजी में हम डिफाइन करते हैं ऐसे, whatever is said about the subject is called the प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं।
वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वैसे भी प्रेडिकेट का मतलब होता है टू से। एक्चुअली हम बात करते हैं प्रेडिकेट, इस प्रेडिकेट का सेंस होता है टू से, यानी कहना। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहते हैं, टू से। और सेंटेंस में जो नेमिंग पार्ट हो गया दैट इज सब्जेक्ट, और जो सेइंग पार्ट हो गया, और सेइंग पार्ट वर्ब से, वर्ब का एक डिफिनेशन होता है, ऑल सेइंग एंड डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। अब यहां पर ये इज स्वीट, ये इज स्वीट ही कहने का बात करता है, काम करता है। ये क्या कह रहा है? आम कैसा है? मीठा है। ये सेइंग पार्ट हो गया और यही इस वाक्य का प्रेडिकेट हो गया। मैं आपको अगली चीज बताऊं, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए मटेरियल आपको इकट्ठा करने का एक समय मिल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कैमरे का पोजीशन सही कर दिया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतने का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं। अब इसको मैं वाइप आउट कर देता हूं और आप आगे की चीज़ समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम पहचानने का तरीका क्या है। ये पहचानने का तरीका अगर आपको मालूम हो गया तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे काम कर सकते हैं और ये आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। अब यहाँ देखिए हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं। प्रायः वाक्य का 2-3 एग्जाम्पल आप देखेंगे, उसको लिखा जाता है और लिखने का जो तरीका होता है उस तरीके में आपको ये बात, अब जैसे मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आप देखिए ये जो बर्ड्स हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, देयरफॉर इट इज सब्जेक्ट। एंड व्हाट वी आर सेइंग अबाउट द बर्ड, फ्लाई इन द स्काई। ये क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। चिड़िया के बारे में बात हो रही है, ये आकाश में उड़ते हैं। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। और देखिए ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, यहां से सेइंग पार्ट शुरू हो रहा है और यही सेइंग पार्ट प्रेडिकेट हुआ। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि क्या हमेशा ऐसे ही सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ही आएगा? ये कोई जरूरी नहीं है। अब अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है, इसमें कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट को बाद में भी लिख दिया जाता है। और मैं आपको अभी वही एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं जिस एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट जो है आपका बाद में भी लिखा हुआ और आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां एक वाक्य लिखा, हियर कम्स द ब्राइड, हियर कम्स द ब्राइड। अब इस वाक्य को आप पढ़िए और इसका अर्थ निकालिए। अगर मैं कहूं सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, हियर को सब्जेक्ट कर दिया और इधर ये प्रेडिकेट कर दिया और ये हो गया गलत, सत्यानाश। ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा परिभाषा को अगर आप समझेंगे तो सब्जेक्ट भी, परिभाषा इसकी असली व्याख्या है। वो क्या कह रहा है, जिसके विषय में बात किया जाए वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब इस वाक्य को आप पढ़िए, हियर कम्स द ब्राइड। हियर का मतलब क्या होता है? हियर का मतलब होता है यहां। कम्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, कम्स का मतलब आती है या आता है। अब यहां हम आती है लिखेंगे। और द ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन। इस वाक्य को अगर हम सीधा करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा,
दुल्हन यहां आती है, दुल्हन यहां आती है। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ये पढ़िए वाक्य, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? दुल्हन के बारे में। जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट होगा, और दुल्हन के बारे में क्या कहते हैं? यहां आती है, ये बात दुल्हन के बारे में कही गई, ये प्रेडिकेट हो गए। अब इसको हम माने तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां सब्जेक्ट कौन हो गया? द ब्राइड। इसको अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लिखेंगे और ये अंडरलाइन करके यहां प्रेडिकेट लिखेंगे। आप देखिए प्रेडिकेट पहले और लेकिन अंग्रेजी में ये सेंटेंस सही है, आप इसको गलत नहीं कह सकते। अंग्रेजी की भाषा है, उसकी अपनी मर्यादा है, वो उसमें ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स अभी आपको दे रहा हूं मिसलेनियस, ताकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पहचानने में दिक्कत नहीं हो और इस भ्रम में ना रहे। ये बात सही है कि यूजुअली सब्जेक्ट ही पहले लिखा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट को ही ढूंढना, यही तो फिर इस लेसन को एक्सप्लेन करने का मेरा असली मकसद है। तो सेंटेंस बाद में भी आ सकते हैं। मैं आपको अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर मुझे लिखना हो, मैं एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा हूं इसी बोर्ड पर, और आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट कहां से आपको ढूंढना है। वहां पर मैंने एक वाक्य लिखा, हाउ बैडली यू सिंग, और ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। ये कह रहा है हाउ बैडली यू सिंग। अब आपको इसमें से सब्जेक्ट ढूंढना है। बात इस वाक्य में आपको ढूंढना ये है, इस वाक्य में बात हो किसके बारे में रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। पहले क्या लिखा हुआ है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। आपको ढूंढना यह है कि इस वाक्य में किसके विषय में बात की जा रही है। ये अगर आपने ढूंढ लिया तो फिर आपका सब्जेक्ट निकल गया, और सब्जेक्ट निकल गया तो उसके अलावा जो भी बचेगा वो दैट इज प्रेडिकेट। अब इस वाक्य को अगर मैं यहां पर सही तरीके से लिखूं तो क्या बनेगा? मैं इसको सही करके लिख रहा हूं, यू सिंग हाउ बैडली। अब आसान हो गया सब्जेक्ट पास। बात यू के बारे में हो रही है, हाउ बैडली यू सिंग। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक तरीका है, मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया था। मान लिया कि आपने किसी को कहा गीत गाओ, उसने गीत गाना शुरू कर दिया और इतनी कर्कश आवाज में गाया और बेसुरा गाया कि आपको अपना कान बंद करना पड़ा। तो कहते कितना बकवास तुम गा रहे हो, इस तरीके से आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में उसी चीज को कहा गया, हाउ बैडली यू सिंग। एक्चुअली यू के बारे में यहां गाने का काम ये कर रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। यू सिंग हाउ बैडली, तुम कितना बुरा गा रहे हो। तो अब समझ में आ गया, मैंने जिसको सर्किल किया ये सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है। तो ये एक्सक्लामेशन में पहचानने का तरीका हुआ, मैंने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसा कुछ और एग्जाम्पल। मतलब आपके मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट ही हमेशा पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। मैं इसका एक दूसरा एग्जाम्पल अभी यहां बोर्ड पर देने वाला हूं। अब वो देखिए आप, वो उस वाक्य में क्या है। डाउन ड्रॉप्ड द ब्रीच, डाउन ड्रॉप्ड द ब्रीच। इस वाक्य को अगर पढ़िए और खोजिए इसमें कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर इस वाक्य को हम सीधा करके लिखें तो होगा द ब्रीज ड्रॉप्ड डाउन। अब बहुत क्लियर हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, जो मंद मंद बयार बहती है सुबह में, हल्की हल्की ठंडी, या रात में, चांदनी रात में, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। ब्रीज का मतलब बहुत तेज हवा का झोंका नहीं, मंद मंद बहने वाली हवा, और वो भी शीतल हवा, ठंडी हवा, इसी को हम कहते हैं। अब यहां पर हम क्लियर है कि मैं बात कर रहा हूं ब्रीज के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। देखिए इसको अंग्रेजी में लिखा, और ये सेंटेंस सही है, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं।
तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका और प्रेडिकेट कि किसके बारे में बात हो रही है और उसको निकाल लिए तो बाकी बातें वो होती है जो उस सब्जेक्ट के बारे में कही गई है, दैट इज प्रेडिकेट। एकदम सिंपल सा चीज है। मैं एक और मिसलेनियस एग्जांपल अभी आपको देता हूं इसके बारे में। Across the path lay a frozen snake. Across the path lay a frozen snake. अब ये भी थोड़ा सा अटपटे तरीका है, लेकिन अंग्रेजी में ये सेंटेंस सही है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। पर इसको जब हम सीधा करेंगे तो क्या होगा? अ frozen snake lay across the path। a frozen snake lay across the path। अब आप यहां देखिए, क्लियर हो गया। फ्रोजन स्नैक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां फ्रीज का पास्ट पार्टिसिपल होता है फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। एक जमा हुआ सांप, ठंड की वजह से वो सांप जम के अकड़ चुका था और रास्ते पर पड़ा हुआ था। तो एक रास्ते पर ठंड की वजह से मरा हुआ सांप जो चल फिरने में अक्षम हो, इतनी ठंड लग चुकी है कि वो अकड़ चुका है, रास्ते पर लेटा हुआ या पड़ा हुआ है। अब इस सेंटेंस को लिखा गया यहां से, तो आप ए फ्रोजन स्नैक, ये इसका सब्जेक्ट हो गया और बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे और इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसमें प्राय एक्सरसाइज कैसे पूछे जाते हैं कि प्रेडिकेट दिया होता और कहता कि सब्जेक्ट, जैसे यहां पर राउंड मूव्स राउंड द अर्थ। अब यहां ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये प्रेडिकेट दिया हुआ है, मूव्स राउंड द अर्थ, और आपको यहां पर सब्जेक्ट लगाना है, इमेजिन करना है और लगाना है। क्या लग सकता है? द मून मूव्स राउंड द अर्थ। चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, मैंने लगा दिया और ये सब्जेक्ट बन गया। ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा तरीका होता है द अर्थ, और यहां दे दिया, ये सब्जेक्ट दिया हुआ, कहता है फिल विथ प्रेडिकेट। आप कैसे भरेंगे इसमें? द अर्थ इज राउंड, आप कर दीजिए, ये एक क्वेश्चन बन गया। मैंने दो तरीके से बताया सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और एक और होता है, इसमें अक्सर बच्चे आसानी से समझते हैं, लेकिन उसी को जैसे कहेगा, क्वेश्चन क्या होता है? डिवाइड इनटू, या डिवाइड द सेंटेंसेज, डिवाइड द sentences into subject and predicate। तो ये क्वेश्चन तो समझना आसान है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, राम इज माई फ्रेंड। यहां राम सब्जेक्ट हो गया, इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट हो गया, या डिवीजन हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। लेकिन एक और टर्म यहां इस्तेमाल किया जाता है और ये क्वेश्चन समझना जरूरी है, और इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये डिवाइड के बजाय कभी कभी क्या कहता है, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, SEGGREGATE, सेग्रीगेट। एक वर्ड इस्तेमाल होता है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट द सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका भी मतलब वही हुआ, डिवाइड द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग छांटिए, चुनिए या बांटिए। तो सेग्रीगेट वर्ड अगर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं इससे भी रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप इसको देखेंगे
और इस टॉपिक को मैं अब समाप्त करूंगा। इससे ज़्यादा जानने की अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, और वो नहीं, मैं आपको इसमें बता ही देता हूँ, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अगर नेक्स्ट वीडियो की चर्चा करूंगा तो आप शायद उसको समझ नहीं पाएंगे, आपके दिमाग से निकल जाएगा। अभी ये रनिंग टॉपिक है, आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी। मैं आपको अभी यहीं पर बता देता हूं। ये मैंने एक्सक्लामेटरी में भी दिखाया और एसआरटी में भी दिखाया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चुना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इंपरेटिव सेंटेंस में, इवन क्वेश्चन में भी पहचाना बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन का भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। व्हाट इज योर नेम? आप जब जवाब देते हैं तो माई नेम इज डैश लिखते हैं। यहां इस वाक्य को पूछने का मेन उद्देश्य क्या है? आपका नाम पूछा जा रहा है, इसमें यही सब्जेक्ट है और बाकी आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये क्वेश्चन का तरीका है। योर नेम इज व्हाट? आपका नाम क्या है? पूछा क्या जा रहा है आपसे? आपका नाम पूछा जा रहा है, यही सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ। सेंटेंस हमेशा आमतौर पर जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑपरेशन करते हैं तो वहां हम समझाएंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहां ये दूसरा चीज हो गया, ये सेंस अलग हो गया। पर जो मैं चीज अभी बता रहा हूं वहां पर ये बात है कि व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? इस वाक्य को बोलने का मकसद क्या है? आपका नाम जानना। ये उद्देश्य है हमारे इस वाक्य को पूछने का, बोलने का। इसलिए ये सब्जेक्ट हुआ और बाकी प्रेडिकेट हो गया। तो इंटेरोगेटिव में भी पहचानना आसान है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जो टॉपिक है इंपरेटिव, और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और इसका मैं एक्सप्लेनेशन जैसे कहता है शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। कम हियर, यहां आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव किसको कहते हैं, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शट द डोर, कम हियर, सिट डाउन, मतलब क्या हुआ? दरवाजा बंद करो, कमांड किया जा रहा है। कम हियर, यहां आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। अब कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढिए, तो एक चीज ध्यान रखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट अक्सर छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं। और यहां एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता किसके लिए है? अगर ये समझ गए तो बस सब्जेक्ट आप पहचान लेंगे और खुद से पहचान लेंगे। ये तरीका आपको नहीं जल्दी बताएगा। इंपरेटिव में कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ये तीनों फॉर्म शामिल होता है। आप बताइए कि कमांड किसको किया जाएगा, रिक्वेस्ट किससे किया जाएगा, या फिर ऑर्डर किसको दिया जाएगा? जो आपके सामने होगा, जो आपके सामने होगा। और जो आपके सामने है वो अंडरस्टूड है कि वो मुझे ही कहा जा रहा है। मान लिया मैं आगे पढ़ा रहा हूं और मेरे सामने आप विद्यार्थी के रूप में मेरे सामने क्लास में मौजूद हैं। मैं वहां आया और किसी बच्चे को खड़ा देखा तो मैं क्या कहता है, हेलो सिट डाउन। तो ये सिट डाउन मैंने किसको कहा? हु सिट डाउन? यू सिट डाउन। मेरे सामने कौन है? तुम। जो सामने है उसके लिए एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है या सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड यू। इन सारे चीजों में सब्जेक्ट एक ही चीज है, यू। हु शट द डोर? यू शट द डोर, यू शट द डोर। हु कम हियर? यू कम हियर। हु सिट डाउन? यू सिट डाउन। तो मेरे जो सामने में है उसी से ना मैं कोई आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव मी पेन। फ्रॉम हुम? आई एम आस्किंग फ्रॉम हुम। किसे मैं मांग रहा हूं? मेरे जो सामने मौजूद है बंदा, उसी से तो हम रिक्वेस्ट मांग सकते हैं। जो मेरे सामने है उसी को तो हम कोई ऑर्डर कर सकते हैं। जो मेरे सामने है उसी को तो हम कोई आदेश दे सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं या फिर कमांड कर सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में होते हैं। अगर हिडन है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सब्जेक्ट नहीं है। बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यही तो इस टॉपिक का असली मुद्दा है।
यानी शट द डोर में ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। देन व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। हम लोग ऐसे वाक्य में अगर लिखा रहे कि फाइंड आउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या डिवाइड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करके पी कर देंगे और हम वहां कहेंगे, मैं यहां लिख के बता रहा हूं, हो सकता है उधर कहीं कैमरे के अंदर में ना आ पाए। इसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू लिखेंगे, यू इज बीड। इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट यू बीड या अंडरस्टूड भी लिख सकते हैं। बीड के जगह UNDERSTOOD अंडरस्टूड भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यानी सब्जेक्ट यू हमें पता है, इसका सब्जेक्ट जब भी होगा तो यू होगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में एक चीज आप फॉर्मूला याद रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको पहचानने आता है तो आंख मूंद के उसमें सब्जेक्ट हम यू लगाएंगे। लेकिन क्या सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट यू ही होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे इंपेरेटिव है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करूंगा और ये बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। थैंक यू। मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, गुड बाय। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, फेयरवेल माई फ्रेंड्स, फेयरवेल माई फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस मैं लिखा, बाय बाय। ये 4 सेंटेंस मैंने दिया, ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। बट आप क्या इसका सब्जेक्ट यू लगाएंगे? अगर आपने इसके सब्जेक्ट की जगह यू किया तो ये पूरे का पूरा गलत। इसका सब्जेक्ट यू नहीं होता है। इसका सब्जेक्ट जब भी होता है तो आप बताइए, मान लिया कि मैंने आपसे कलम मांगा, मैंने आपसे कलम मांगा, आप मेरे सामने हो, मैंने आपसे मदद मांगा कि कृपया मुझे कलम दीजिए, आपने मुझे कलम दे दी। अब कलम आपने मुझे दे दी तो थैंक यू आपको मैंने बोला ना, हु थैंक यू? आई थैंक यू। जब आप मेरे सामने थे तो प्लीज गिव मी योर पेन, हु गिव मी? प्लीज यू गिव मी योर पेन, आप मुझे अपनी कलम दीजिए। जब आप सामने थे तो मैंने आपसे आग्रह किया और आपने जब मुझे दे दिया तो थैंक यू कौन दे रहा है? ये मैं आपको दे रहा हूं, आई थैंक यू। मतलब इसका सब्जेक्ट, ये टोटल का टोटल प्रेडिकेट है और इसका सब्जेक्ट कौन होगा? आई। यस, यहां इसका सब्जेक्ट आई है। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आई थैंक यू। ठीक, गुड बाय। अब मान लिया आपका कोई रिलेटिव आया आपके घर में, 4 दिन से रुका, सब चीज हंसे खेले बोले बात किए, अब उनके जाने का समय हो गया, वो जा रहे हैं। तो जब आप जाते हैं तो आप उनको बाय बाय, तो आप उनको बाय बाय कर रहे हैं ना, तो बाय बाय करने वाला कौन है? आप हुए। आप अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आई। तो ये गुड बाय अगर आपने उनको कहा गुड बाय, तो ये आपके द्वारा कहा जा रहा है। मतलब मैं उनको अपने गेस्ट को मैं गुड बाय कर रहा हूं, मैं अपने दरवाजे पर उनको गया, छोड़ा और उनको गुड बाय किया, उनको अलविदा किया, विदा किया। यहां भी सब्जेक्ट क्या होगा? आई। फेयरवेल माय फ्रेंड्स। हम बहुत सारे दोस्त होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मैट्रिक पास आउट हो गए और अब स्कूल बदलने का समय आया, वहां से टीसी लेंगे किसी दूसरे विद्यालय में, तो एक फेयरवेल पार्टी होती है। उसमें विदाई देने वाला कौन? मैं अपने दोस्तों को विदा कर रहा हूं ना। तो जब मैं अपने दोस्तों को विदा करूंगा तो यहां करने वाला मैं हो गया, आई। यस, इसका भी सब्जेक्ट आई। बाय बाय, हु बाय बाय? मेरे द्वारा आपको बाय बाय, ये मैं आपको बाय बाय कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट आई। तो कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ कि यू इज ऑलवेज अंडरस्टूड, सामान्य रूप में यही होगा। लेकिन इस ढंग के अगर सेंटेंस आए तो वहां ध्यान आप रखेंगे कि इसके सब्जेक्ट में आई आएगा। एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पहचानने में इस एग्जांपल से आपको मदद मिलेगी। आप देखिए, मैं ये बहुत ही की वर्ड मैं बता रहा हूं, जल्दी ये कोई नहीं बताएगा।
मैं यहां पर लिखता हूं सुरेश कम हियर। कहा जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप छांटिए, ये बात तो क्लियर है कि ये प्रेडिकेट है और इसका सब्जेक्ट होगा सुरेश। कहेंगे कि सर यू क्यों नहीं। कई बार आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनको जब कमांड किया जाता है उनसे कई बार हम सीधे इशारा करके कम हियर में अगला समझ गया कि ये मुझे किया जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हु कम हियर या ज्यादा बदमाशी करने वाला अगर बच्चा है क्लास में तो वो इधर उधर देखेगा, उसको लगेगा कि गुरुजी ने मेरी बदमाशी पकड़ ली और मुझे तो इधर उधर अनजाना बनेगा। वैसे स्थिति में गुरुजी क्या करते हैं, नाम लेते हैं सुरेश कम हियर। मतलब अब हु इज यू, दिस यू इज सुरेश। अब यहां यू का नाम लेकर के उसको बुलाया जा रहा है ताकि उसको मेरी बात क्लियर पता चल जाए कि ये आदेश अन्य लोगों के लिए नहीं, केवल सुरेश तुम्हारे लिए। सुरेश यू कम हियर। तो यहां हमने उसको नाम, इसको एक तरीके से नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहा जाता है, जिसको आप संबोधित करके कोई बात कहते हैं। तो यहां और ये देखिए एक और बहुत बारीक बात मैं यहां बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट। यहां कॉमा है, ये कॉमा अगर ना हो तो इस वाक्य में क्या परिवर्तन होगा इस स्ट्रक्चर में, उसको भी मैं यहां समझा रहा हूं। सुरेश कम्स, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, चूंकि कम्स भी 5 है और ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, और इस कॉमा के ना रहने से ये वाक्य ऐसे हो गया। अब इस दोनों सेंटेंस का अगर आपको मैं कहूं कि क्लासिफाई करें तो आप कैसे क्लासिफाई करेंगे ये समझिए। सुरेश कम हियर, यहां कॉमा लगा हुआ है, ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया, इसको संबोधित किया जा रहा है, यहां यू का नाम लेकर के बुलाया जा रहा है। तो ये इंपरेटिव से, इसका अगर काइंड हम पूछें तो पहला वाला जो सेंटेंस हुआ इसका काइंड हो गया IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन सुरेश कम्स हियर को अगर काइंड करना पड़ेगा तो इसके लिए काइंड आएगा असर्टिव सेंटेंस। आप ध्यान देंगे जब मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था तो उसमें 4 काइंड्स बताया था। असर्टिव, दोनों सेम चीज है लेकिन एक जगह यह असर्टिव हो गया और एक जगह यहां देखिए सुरेश चूंकि सिंगुलर नाउन है और यह सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट में होता तो केम लिखते, अगर ये पास्ट में नहीं है और कॉमा नहीं है तो ये कम्स। इसका मतलब हुआ सुरेश यहां आता है और इसका मतलब हुआ सुरेश यहां आओ, यहां सुरेश को बुलाया जा रहा है, सुरेश यहां आओ। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। वही चीज एक कॉमा मात्र के बदल, इसलिए पंक्चुएशन पर हमेशा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये एक कॉमा वाक्य को कितना बदल दिया, सुरेश के साथ एक कॉमा लग गया और ये V1 हो गया। यहां बता रहा सुरेश यहां आओ और इसका मतलब हुआ सुरेश यहां आता है। एक जनरल वे में एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, एक बात का डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ सुरेश तो यहां आता है, सुरेश कम्स हियर। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया और ये इंपरेटिव हो गया। ये इस एक कॉमा की वजह से वर्ब में जो परिवर्तन हुआ ये आप देख लें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस पूरे टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया ये चीज जल्दी किताब में किसी को एक्सप्लेनेशन करते हुए या जल्दी टीचर इस चीज को बताना भूल जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। अगर मैं इसको यहां अगर नहीं कंक्लूड करता एक वीडियो में तो आपके लिए इसको समझाना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता। अंत में मैं यही कहूंगा आप बने रहे, इस समय तक देखा आपने इसको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आने वाले जो वीडियोज होंगे वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैंने जो इसमें टॉपिक बताया है ये +2 क्लास 4 से लेकर +2 तक के बच्चों के लिए पर्याप्त मटेरियल है। इस पर एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको मटेरियल भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।